नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में सभी राजनीतिक दल 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी को लेकर इनेलो भी तैयारियों में लगी हुई है। तो वहीं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला सोनीपत पहुंचे और 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर फतेहाबाद में होने वाली रैली के लिए देश के सभी नेताओं को न्योता दिया। इसी के साथ उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां तीसरे मोर्चे के गठन के लिए प्रयासरत हैं। सभी चाहते हैं कि जनता को वर्तमान सरकार से मुक्ति मिले। मैं तो लोगों को निमंत्रण देने आया हूं। मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं कि 25 सितंबर को आप फतेहाबाद पहुंचे। मेरा अंदाजा है कि लाखों की संख्या में लोग वहां एकत्रित होंगे और हम देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेताओं को निमंत्रण देकर के यहाँ मिलाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत एक ही है और जुड़ा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि ये ही लोग बार बार ऐसे प्रकरण करते हैं जिससे देश कमजोर होता है। वहीं उन्होंने एसवाईएल मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और हम हमेशा से ही बात करने के लिए तैयार हैं। तीसरे फ्रंट के मुद्दे पर गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग टूटे हुए घर के कंकड़ इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन कंकड़ों से घर नहीं बनाए जा सकते हैं। भारत तो एक है, जुड़ा हुआ है और यही लोग बार बार ऐसे प्रकरण करते हैं कि जिससे देश कमजोर हो और देश अलग अलग हो। तो इनको तो पहले अपना बैठ के मनन करना चाहिए। यात्रा निकालने के लिए पहले खुद को मनन करें। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम तो हमेशा तैयार थे, हमेशा तैयार हैं बैठ के बातचीत करने के लिए। अब पंजाब अगर पत्रों का ही जवाब नहीं देता तो फिर उसका आगे की कार्रवाई सोचेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, उस समय के अंदर करें। जो सारा डिस्प्यूट हुआ होगा ये कांग्रेस की तरफ से हुआ होगा। अगर उनका काफी देर तक वहां राज रहा, अगर वो बनाते या हमें बनाने देते तो ये झगड़ा नहीं हो सकता था। वो टूटे हुए घर के कंकर इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन कंकरों से घर नहीं बनाया जा सकता। साइबर ठगी से बचने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए अंबाला में साइबर जागरूक दिवस मनाया गया। इसके तहत अंबाला पुलिस ने राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों और पुलिस प्रशासन ने शिरकत की। इस मौके पर एसएसपी पूजा डाबला ने बताया कि प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को बढ़ते हुए साइबर अपराध के खिलाफ जागरूक किया जाएगा और इससे बचने के लिए जानकारी भी मुहैया कराई जाएगी। एडीजीपी क्राइम स्टेट क्राइम ब्यूरो श्री ओपी सिंह के आदेश अनुसार जो है प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को जो है हम साइबर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन करा करेंगे। जो आज हमने पहली साइबर राहगिरी हमने आज ऑर्गेनाइज करी है, जिसमें कि स्कूल से बच्चों को बुलाया गया था, पुलिस फोर्सेस थी हमारा, जिसमें जो अंबाला पुलिस का म्यूजिकल बैंड है उसने पार्टिसिपेट करा।
प्रदेश में ब्लड बैंकों में नियमों की अनदेखी पर स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आ गई है। हरियाणा के कई जिलों में ब्लड बैंक सेंटर को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही इनमें नियमों की ताक पर रखने वालों को कई ब्लड बैंकों के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एक्शन में है। कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि ये राहत की बात है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का कोई भी ब्लड बैंक नियमों की अनदेखी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र में ब्लड बैंक को लेकर प्रदेश सरकार एक गाइडलाइन जारी की गई है और अब जितनी भी जगह पर ब्लड बैंक लगेंगे वहां पर सभी डॉक्टरों की टीम को एप्रेन पहनकर रहना होगा। इसके अलावा अब कोई भी संस्था अगर रक्तदान शिविर लगाती है तो उन्हें बाकायदा स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेनी होगी। कुरुक्षेत्र में सभी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर की निगरानी में अब रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे, जहां स्वास्थ्य विभाग एक्शन में नजर आ रहा है, ऐसे में ब्लड बैंकों को नोटिस भी जारी किया गया है और अब नियमों की ताक पर रखकर जो भी ब्लड बैंक काम करेगा उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोनीपत के गांव ताजपुर मलिकपुर के बीच कार से टक्कर मारकर बैंक मित्र की बाइक को गिरा दिया। उसके बाद बदमाशों ने बाइक सवार की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर 2,25,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ताजपुर गांव में इन्वर्टर बैटरी की दुकान में ही बैंक मित्र का काम करता है। पीड़ित मोनू त्यागी ने पुलिस को बताया कि वो ताजपुर गांव में 8 साल से इन्वर्टर बैटरी की दुकान चलाते हैं। साथ ही वो दुकान के अंदर ही इंडियन बैंक की शाखा के बैंक मित्र का काम करते हैं। रात 9 बजे अपनी दुकान में बंद कर 2,25,000 रुपए की नकदी लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर पैसे लूट लिए और इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिकायत है कि जो बैंक मित्र में काम करता है तो सारा दिन का कलेक्शन करीब 2,25,000 रुपये लेकर अपने घर जा रहा था। ताजपुर मलिकपुर के बीच में तालाब पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई है जिसने उसकी मोटरसाइकिल और सीधी टक्कर मारी और टक्कर मारकर उससे करीब 2,25,000 रुपये छीन कर गए। खबर सोनीपत के जुआ गांव की है, जहां गांव की एक शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। बता दें कि आत्महत्या करने से पहले महिला ने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने आत्महत्या का आरोप अपने ससुराल पक्ष पर लगाया और अपने भाई से अपनी मौत के लिए न्याय की मांग की। तो वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ससुराल के कई लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई मेरी बगागरी चाय आए है कि मेरी अर्थिक है, इनके हाथ ना लगन दिए। मैंने इंसाफ दिला दिए भाई और मैंने माफ कर दिए। मैं और ना लड़ पाई, मैं हार गई और मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले और मेरी ननद, इन सब की साजिश है यार। इन सब ने इतना मजबूर करी हूं मैं कि मैं आज यो कदम उठाने जा रही हूँ। मैंने माफ कर दिए भाई, माफ कर दिए। जो 25 साल की थी उसकी शादी जुआ गांव में हुई थी अमरजीत के साथ में, तो उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसके मामले में 304 बी और 34 का मुकदमा दर्ज किया गया है। सर अभी तक कोई गिरफ्तारी? हाँ, उसके पति अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके जल्द ही और बाकी की गिरफ्तारी होगी।
1 अक्टूबर से दिल्ली में BS4 बसों की एंट्री बंद है। एंट्री बंद होने के कारण जींद की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जींद डिपो में कहने को तो 160 बसें हैं, लेकिन ये सभी बसें BS4 मॉडल की हैं, BS6 मॉडल की नहीं है। ये जींद से दिल्ली और गुरुग्राम की तरफ करीब 6 से 8 बसें रोजाना जाती हैं और इसके अलावा आगरा मथुरा जाने वाली बसों को भी दिल्ली से होते हुए निकलना पड़ता है। दिल्ली सरकार के निर्देश जारी करते ही कहा गया कि BS4 मॉडल इंजन की बसों को 1 अक्टूबर के बाद दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए, हमारे पास जो है ना, इस माह के अंत तक तो 10 बसें आ जाएंगी, BS6 बसें HRC फैब्रिकेट होके, और हमारी करीबन 10 बसें चलती हैं दिल्ली में, जिसमें से सभी 2 बसें हैं, एक नरवाना से है और कुछ यहाँ से हैं। इसमें कुछ किलोमीटर की बसें हैं, कुछ रोडवेज की हैं, तो हमें कोई इश्यू आएगा नहीं, हमारी यात्रियों को समस्या नहीं आएगी। हमारे सरकार ने पहले बसें खरीद रखी हैं, उनकी फैब्रिकेशन हमारी HRC में चल रही गुड़गांव में, और कुछ बसें जो है कुछ डिपो में आ भी गई हैं, और इस माह के अंदर 10 बसें यहाँ पे आ जाएंगी, तो यहाँ कोई इशू नहीं आएगा। तो सर, अभी तक अपने पास BS6 बसें हैं? अभी हमारे पास कोई BS6 बस कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिसार पहुंचे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां सीएम केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर 1 के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की 130 करोड़ जनता एकजुट हो जाए तो भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही SYL पर केजरीवाल ने कहा कि दोनों राज्यों में पानी की कमी है। पंजाब और हरियाणा में पानी का स्तर बहुत कम है। दोनों राज्यों को पानी चाहिए। केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो पंजाब और हरियाणा के लिए पानी का इंतजाम करे। वहीं पीएम मोदी पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर उनके पास समाधान नहीं है तो मुझे बुलाएं, मैं उन्हें समाधान बताऊंगा। कुलदीप बिश्नोई की जरूरत ही नहीं हमको। कुलदीप बिश्नोई वहीं रहे, वो किस लिए? आप एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए, पहली एमएलए थे, अब भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों गए हैं? उनके ऊपर इतने सारे केस थे, तो वो अपने केस रफा दफा कराने के लिए गए हैं। तो वो जनता से वोट किस लिए मांग रहे हैं? अब वो इसलिए नहीं मांग रहे कि मैं तुम्हारा कुछ भला करूंगा, भला तो पहले कर देते, अभी भी कांग्रेस में ही थे, एमएलए ही थे। वो जनता से कह रहे हैं मेरे को वोट दो ताकि मैं अपने सारे केस रफा दफा करा लूं। अभी हमारे मीडिया के एक साथी ने SYL के बारे में पूछा कि SYL पे हमारा क्या स्टैंड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि SYL पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? SYL पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है? पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। SYL बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम यह नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है और यह संभव है। हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें और अगर उनके पास समाधान नहीं है
मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा, लेकिन बैठ के इसका समाधान करना पड़ेगा। ये स्टैंड लेने से, पंजाब में जाओ तो एक स्टैंड ले लो, हरियाणा में जाओ दूसरा स्टैंड ले लो, ये स्टैंड की राजनीति ने पूरा गड़बड़ कर दिया। और कोई प्रश्न? समाधान बताएंगे जी, प्रधानमंत्री को समाधान निकालना चाहिए। अगर उनके पास समाधान नहीं है, मुझे चाय पे बुला ले, मैं समाधान दूंगा उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर समाधान नहीं निकलते इन जटिल समस्याओं के। हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में वीसी कार्यालय के सामने एक प्रोफेसर ने अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे प्रोफेसर ने कहा कि वर्कलोड का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा उन्हें रिलीव कर दिया गया, जबकि सच ये है कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की क्लासेस लग रही हैं और वर्कलोड भी सही है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन उन्हें ज्वाइन नहीं करवा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उन्हें सिर्फ ज्वाइनिंग का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। दे देंगे। 1 साल से 1.5 साल तकरीबन हो गया एडिशनल चार्ज। प्रोटोकॉल है, वाइस चांसलर के बाहर आप उनकी तख्ती पे प्लेट पे लिखा हुआ है कि हर दिन 1.5 घंटे आप स्टूडेंट से मिलेंगे। आज तक 1.5 साल में वो कभी भी, 1.25 साल लगभग हो चुका है उनको, वो आज तक कभी भी स्टूडेंट डीलिंग पे 1 घंटा क्या 5 मिनट क्या कभी 1 मिनट भी नहीं बैठे। बेसिकली बच्चों से मिलके उन्हें समझाया गया है कि जो भी उनकी जेन्युइन इश्यूज हैं वो एकदम पीसफुल तरीके से रखें और कहीं पे भी ये जो प्रोटेस्ट है इनका ये वायलेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें होंगी, उसके बाद उन्हीं को दिक्कतें होंगी। तो बच्चों को बस ये समझाने के लिए आई थी मैं। बाकी मेरी कोशिश यही है कि इनकी जो मीटिंग है वो हो जाए इस हिसाब से, क्योंकि बेसिकली आधी चीजें तो बात करने से सॉल्व हो जाती है। ऐसे बच्चे हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने एक एक्ट बनाया हुआ, दिव्यांग एक्ट 2016, और उसके अकॉर्डिंग यदि कोई जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसका पालन नहीं करता है तो उसको 5 लाख रुपए जुर्माना और वहां के जो संबंधित अधिकारी है उसको 5 साल तक की जेल, ये प्रावधान है। अगर यहाँ पर बाई चांस नैक की टीम आती है और नैक की टीम ये देखती है कि भी डिसेबिलिटी इतने परेशान है, तो मेरा मानना है कि नैक की टीम इनको कोई ग्रेडिंग देगी। फरीदाबाद आदर्श नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आदर्श नगर विष्णु कॉलोनी में 2 मकानों में छापा मारकर घरों से भारी मात्रा में लाखों रुपए के बम पटाखे बरामद किए हैं। आपको बता दें कि दीपावली के समय पर पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार ने बम पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। थाना प्रभारी आदर्श नगर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी की कमी के चलते लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। लोगों को साइबर ठगी से बचाने और अपराधों पर अंकुश लगाने के मकसद से प्रदेश में साइबर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी मुहिम के तहत भिवानी के भीम स्टेडियम में राहगिरी कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन को डीएसपी आर्यन चौधरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए कई अहम जानकारियों से अवगत कराया। आज जिला पुलिस भिवानी द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार जो साइबर जागरूकता अभियान के तहत बढ़ते हुए साइबर क्राइम के संबंध में मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने बच्चों को और सभी कोचेज को उनको सभी को एकत्रित करके विशेष रूप से जो साइबर अपराध हैं उनसे बचने का तरीका और क्या न करें क्या करें इस बारे में उनको विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। अगर किसी के साथ साइबर अपराध हो जाता है तो वो 1930 की अपनी शिकायत कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। रेवाड़ी में 30 जून 2020 को एक नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 45,000 का जुर्माना और 20 साल की सजा सुनाई है।
जुलाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि देर शाम जींद के जीवन ज्योति अस्पताल के पास से एक युवक का गाड़ी के साथ अपहरण किया गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक वीटी मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी जींद से किसी लड़के को किडनैप करके लाई है, जो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी थी HR 13R 5440। इस संबंध में पीछे से सिविल लाइन SHO और अन्य टीमें भी साथ में आने लग रही थी और जो नाकाबंदी कर रखी थी, जो पीछे से गाड़ियां और सामने से भी नाकाबंदी देखकर डिसबैलेंस होगी, जो गाड़ी यहाँ पे पलट गई थी और जो उनको जो उसमें सवार थे उनको चोटें लगी हैं, जिनको सिविल हॉस्पिटल। बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।